रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, एनाटमी और फिजियोलॉजी की क्लास चल रही है हमारी। इसी के अंदर में हम लोग देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। एनाटमी फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा चल रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने सबसे पहले जाना था कि भाई टिश्यू और सेल किस तरीके से काम करते हैं, यानी क्या चीज़ है ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है ऑक्सीजन, जो सेल के द्वारा यूटिलाइज़ किया जाता है अपना काम करने के लिए, सर्वाइवर के लिए। और साथ ही साथ में कौन सा ब्लड जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आके प्यूरिफाई होता है। तो डीऑक्सीडेटेड जो ब्लड है जो हमारा हार्ट से लंग्स में आ रहा है, यानी बॉडी से हार्ट और हार्ट से फिर लंग्स में आ रहा है, जो वो जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है, वो वहाँ जाके प्यूरिफाई होता है आपके एयर सैक की वजह से। एयर सैक में ऐसा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है कि वो जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है, उस ब्लड को प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पार्ट्स आते हैं, तो सबसे पहले आपका नोज़ है, उसके बाद फेरिंग्स है, फिर एपिग्लॉटस है, फिर लैरिंग्स है, फिर ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकाइज है, फिर ब्रोंकुलस है। ब्रोंकुलस में भी 3 पार्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिर आर्ट्रिया है, फिर लास्ट में एल्वेलाइज है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पेड़ है जिसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जहाँ पे फिल्टर ऑफ गैस हो रहा है, वो है पत्ते। ठीक है, वो हो गया हमारा एल्वेलाइज। फिर जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं वो हो गई आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाइज। ठीक है, फिर आपका जो थोड़ी मोटे स्टेम हो गए जिससे वो छोटी छोटी टहनियाँ जुड़ी हुई है, वो हो गई ब्रोंकस। फिर जो ट्रैकिया हो गया, फिर आपका जो ट्रैकिया है वो हो गया मेन स्टेम। और उसके बाद एपिग्लॉटस और ये सब वाला जो पार्ट है ये आपका इसके नीचे चला गया, पेड़ के जो जड़ों की तरफ में आप इसको मूव कर सकते हो कि भाई वहाँ से वो प्योरिटी चीज़ें ले रहा है। तो एक पेड़ से आप बहुत अच्छी से जो हमारा लंग्स के अंदर की ब्रांचेज हैं, एल्वेलाइज जो कैसे स्प्रेड हो रखी हैं, उस तरीके से समझ सकते हो। जैसे पत्तियाँ जो हैं वो फिल्टर करती हैं अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एग्जिट आउट करती हैं पेड़ की, वैसे ही हमारा जो लंग्स की एल्वेलाइज है वो क्या करता है, बॉडी से आए हुए कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस में डाल देता है, जो कि लंग्स के द्वारा इनहेल किया जाता है। और इनहेल्ड जो आपकी गैस है उसमें से ऑक्सीजन को फिल्टर करके वापस से आपके बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी कर देता है। ये जो है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर काम चलता है, यानी जैसे ही आप सांस लेना शुरू करते हो वैसे ही फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है, और जैसे ही आप सांस छोड़ना शुरू करते हो वैसे ही आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलना शुरू हो जाता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर वो मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो ब्लड में ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ब्लड से बाहर होगा, ऐसा नहीं होता है। सेम टाइम पे जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके ब्लड में जा रहा होता है, उसी टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी ब्लड के अंदर से वापस से आपके लंग्स में पेनिट्रेट कर रहा होता है। इसमें एक डायफ्राग्राम पार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को वर्क करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। जैसे ही सांस भरते हैं वैसे ही हमारा जो लंग्स है वो एक्सपैंड होता है, और एक प्रेशर जो है डायफ्राग्राम का वो नीचे की तरफ जाता है, और वो रिवर्स प्रेशर की वजह से वापस से हमारा जो एयर है वो एग्जिट आउट हो पाता है। ये कई बार एक जगह देखा गया है, जैसे कोई इंसान छत पे से या कोई पर्टिकुलर हाइट से गिरा और सडन उसकी सांस ना लेने की वजह से डेथ हो जाती है। उसका क्या रीज़न होता है, उसका जो डायफ्राग्राम है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से एक रिवर्स प्रेशर जो है हमारे लंग्स पे नहीं पड़ पाता है, और जो एयर हमने फिल करी है लंग्स में वो एग्जिट आउट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो हमारा क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क नहीं करता है, और वो वर्क ना करने की वजह से जो हमारी लैक ऑफ ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में देखने को यहाँ मिलता है। अब एक एक पार्ट के बारे में समझते हैं कि सबसे पहले नोज़ का क्या काम है। तो एंट्रेंस पॉइंट होता है ये नोज़, जहाँ से हमारा जो एयर है वो अंदर पेनिट्रेट करता है। इसके अंदर क्या क्या रहता है, तो हम माउथ से भी ले सकते हैं और नोज़ से भी। ये दोनों आगे जाके एक ही मतलब इन दो रूट जो है वो जाके कॉमन रूट में बदल जाता है। बात करते हैं नोज़ की, तो नोज़ क्या है हमारा, दो पार्ट है। अगर मान लीजिए हमें सांस लेनी है और कहते हैं ना जुकाम हो रहा है, नाक बंद हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब क्या है, आपके नेज़ल वाला जो पार्ट है, नोज़ का जो पैसेज है उसमें स्वेलिंग आ रखी है और एयर जो है प्रॉपरली एंटर नहीं कर पा रही है, उस स्वेलिंग की वजह से जो पाथवे है वो स्मॉल हो गया। तो उस केस में हम लोग माउथ से भी अपने सांस ले सकते हैं। फिर नोज़ की बात करें तो नेज़ल में दो ओपनिंग होती है, राइट और लेफ्ट, और इस ओपनिंग में क्या रहता है, आपकी स्मेलिंग भी रहती है इस ओपनिंग में। इसमें एक छोटे छोटे हेयर भी ग्रो करते हैं, जो कि क्या करते हैं, फिल्टर का भी काम करते हैं। जो डस्ट पार्टिकल है उसको आपके नोज़ में ही रोक देते हैं, लंग्स तक नहीं जाने देते हैं। कुछ सेंसस कैविटीज़ होती हैं जो बोन आपके नोज़ के बोन में प्रेजेंट रहती है,
और कुछ स्मेलिंग इंटरनल पार्ट्स होते हैं जिससे आपको पता लगता है कि कोई चीज़, जैसे मान लो ठंडी हवा आ रही है तो भी आपको महसूस होगी, गर्म हवा आ रही है तो भी आपको महसूस होगी, ख़राब हवा आ रही है, ख़राब मतलब बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है तो भी आपको महसूस होगी, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है तो भी आपको महसूस होगी। ये किसकी वजह से होती है? तो अलग अलग कैविटीज़ हमारे नोज़ में प्रेजेंट रहती है, जिसे नेज़ल कैविटी का पार्ट के अंदर में आता है, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि भाई किस तरीके की एयर जो है हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। अब आ जाते हैं फेरिंग्स, यानी आपका थ्रॉट, जो गला हम लोग कहते हैं। ठीक है, फेरिंग्स का क्या काम होता है? एक कॉमन पैसेज है। ये कॉमन पैसेज का मतलब है ये वो रास्ता है जिससे आपका खाना और सांस एक ही जगह से यहाँ से पास होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक एपिग्लॉटस का पार्ट आगे होता है जो कि क्या करता है, आपका एपिग्लॉटस जो सेपरेट करने का काम करता है। अब अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो फेरिंग्स है वो अलग तरीके से मैकेनिज़्म करेगा। अगर आप सांस ले रहे हैं तो वो अलग तरीके से मैकेनिज़्म करेगा, लेकिन पाथवे जो है यहाँ पे सेम रहेगा। यानी दो ट्यूब जो है आपकी मिडल ईयर ओपनिंग जो है, आपकी जो कान की ओपनिंग है, आपकी आईज़ की ओपनिंग है, अंदर जाके एक जगह माउथ पे मिलती हैं, वो आपके फेरिंग्स यानी थ्रॉट का पार्ट होता है। आपने देखा होगा कान में हम लोग कभी दवाई डालते हैं तो हमें वो मुंह में टेस्ट आता है अजीब सा कभी कभी। तो वो टेस्ट किस वजह से आता है? वो टेस्ट इसी वजह से आता है कि जो एक ईयर की ओपनिंग होती है, या आई या आंख में भी कई बार हम दवाई डालते हैं तो भी हमारे मुंह में वो अजीब सा आ जाता है। तो वो किस वजह से आता है? वो आता है ओपनिंग्स की वजह से। हमारी जो वेस्ट ओपनिंग्स है वो माउथ में जाके ही खुलती हैं। बहुत स्मॉल ओपनिंग होती है। आप अगर माउथ अपना ओपन करेंगे तो आपको वो दिख भी जाएगा, एक लार्ज एक साइज़ में अपना माउथ ओपन करके फ़ोटो क्लिक करके उसके, और आप जूम करके देख भी सकते हो उसको। तो फेरिंग्स का काम जो है यहाँ पे कॉमन पाथवे का है, जो कि आपके माउथ ईयर की ओपनिंग भी वहीं पे आती है। और साथ ही साथ में क्या होता है, एपिग्लॉटस इसके बाद देखने को मिलता है, जो कि सेपरेट करके रखता है आपके फूड पाइप को और विंड पाइप को, जिसे ट्रैकिया और ऑइसोफेगस कहते हैं। अब यहाँ पे एपिग्लॉटस की बात करें तो ये क्या है, एक फ्लैप क्लोज डोर की तरह काम करता है। फ्लैप क्लोज डोर क्या है यहाँ पे कि भाई दोनों तरफ दरवाज़ा खुलने वाला, बाहर भी और अंदर की तरफ भी। अब ये फ्लैप डोर क्या है, ये हेल्प करता है कि जब हम कुछ खा रहे हैं, सपोज़ मैं बोल रहा हूँ तो अभी एयर पासेस चल रही है और सडनली मैं बीच में पानी पीऊँगा, तो क्या होगा, ये मेरी विंड पाइप को रोक देगा, यानी क्या करेगा, ट्रैकिया को रोक देगा, और जो मेरी ऑइसोफेगस है यानी जो मेरी फूड पाइप है उसको ओपन कर देगा। जिससे क्या होगा कि आपका जब मैं पानी पी रहा हूँ तो वो पानी लंग्स में नहीं जाएगा, सीधा स्टमक में जाएगा। और जब हम सांस ले रहे हैं तो जो हवा है वो हमारे पेट में नहीं जाएगी, वो हमारे सीधा लंग्स में जाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा एक ऑर्गन होता है, फ्लैप क्लोज डोर की तरह काम करता है। और ये क्या करता है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं, उसको अंदर स्वॉलो करते हैं, घोटते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, एयर ओपनिंग को क्लोज कर देता है, यानी विंड पाइप को जो ट्रैकिया है उसको क्लोज कर देगा, लंग्स का पैसेज क्लोज हो जाएगा और हमारा स्टमक का पैसेज जो है वो खुल जाएगा। वहीं जब हम सांस ले रहे होंगे तो स्टमक वाला पैसेज जो है वो बंद हो। पैसेज का मतलब यहाँ पे मैं ऑइसोफेगस यानी फूड पाइप, ट्रैकिया यानी विंड पाइप की बात कर रहा हूँ। तो जो स्टमक वाला पैसेज है यानी ऑइसोफेगस वाला जो पार्ट है उसको क्लोज कर देगा सांस लेते वक्त, और विंड वाली पाइप को यानी ट्रैकिया को खोल देगा। अब आ जाते हैं लैरिंग्स के ऊपर। लैरिंग्स क्या है, ये साउंड बॉक्स है। ये क्या करता है, तो साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। आपकी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो एक फिक्स रेशियो में मसल्स जो है अपने तरीके से काम करती है, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो है वो साउंड में कन्वर्ट होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है शंख। जब हम लोग एक शंख में एक फिक्स रेशियो में, फिक्स प्रेशर पे, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे साउंड एयर को पास करते हैं तो शंख जो है वो बजता है। ठीक है, या फिर आपका ट्रम्पेट है, या जो भी माउथ ऑर्गन है, ठीक है, या बांसुरी है, जो एयर से फ्लूइड बजाई जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है, आप फूंक मारते रहो नहीं बजेगा, लेकिन एक फिक्स रेशियो में, फिक्स प्रेशर पे जब एयर पास करोगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही हमारा जो गला है वो क्या करता है, हमने जो सांस भरी है, आप कभी भी सांस छोड़ते वक्त, जैसे सांस छोड़ रहे हो, आप बोलो, एक बार सांस भरो और बोलना शुरू करो, तब तक बोलो जब तक आपको लगे कि दोबारा सांस नहीं लेनी है। और फिर जैसे ही आपको लगे दोबारा सांस लेनी है तो बोलना बंद कर दो और सांस छोड़ने की कोशिश करो, तो आप सांस नहीं छोड़ पाओगे। उसका रीज़न क्या है कि जो सांस आपने ली है, सांस का यहाँ मतलब है जो एयर आपने अपने एल्वेलाइज में फिल किया है, वही एयर रिवर्स आती है एक फिक्स फ्रीक्वेंसी, फिक्स प्रेशर, फिक्स एंगल पे, जो कि आपका लैरिंग्स के द्वारा जनरेट किया जाता है, जिससे हमारी वॉइस जो है वो जनरेट होती है, यानी साउंड वेव जो है वो प्रॉपरली जनरेट हो पाती है। और इसी तरीके से लैरिंग्स जो है वो हेल्प करता है, वाइब्रेट करता है
कंट्रोल करता है वेरियस मसल्स को, जिससे हमारा जो साउंड बॉक्स है वो जो साउंड बॉक्स जो है वो एक साउंड प्रोड्यूस कर सके। अब बात करते हैं ट्रैकिया की, जो कि विंड पाइप है हमारी। कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 10 से 11 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली ये बड़ी होती है। और लैरिंग्स जो है वो आपकी गर्दन से, नेक से शुरू होती है और आपके चेस्ट यानी ब्रोंकस तक जाती है। दो पार्ट में ये डिवाइडेड होती है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में। जो आपकी, जैसे मैंने बोला था ना, पेड़ का एक तना होता है, फिर वो स्टेम में डिवाइड हो रहा होता है, तो ऐसे ये पेड़ आप ये समझ लो कि जो ट्रैकिया है वो एक मोटा स्टेम हो गया, उसके बाद वो दो पार्ट में राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो रहा है, जो कि एयर पैसेज को दो पार्ट में प्रॉपरली भेजता है। अब ब्रोंकाइज क्या है, ब्रोंकाइज वो दो पार्ट हैं जो आपके लंग्स के अंदर राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो रही है। जैसे ही लंग्स के अंदर आपका वो एंटर करती हैं, वो हीलियम के थ्रू एंटर करती हैं। हीलियम का क्या काम होता है, तो वहाँ पे अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेज में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पेड़ में एक मोटा तना है, उसके बाद आगे छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं। तो इसी तरीके से जो आपकी जो ब्रोंकाइज हैं वो राइट और लेफ्ट में टू ट्यूब्स होती हैं, राइट और लेफ्ट की, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। और आगे फर्दर ये जैसे ही लंग्स के अंदर एंटर करते हैं हीलियम के थ्रू, तो ये छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस भी आगे आप देखने को मिलेगा। अब ब्रोंक्लियस जो हैं यहाँ पे क्या है, अलग अलग जैसे अभी बताया कि ब्रोंकाइज जो है राइट और लेफ्ट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद छोटी छोटी टहनियों में जो कन्वर्ट हो रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, वो आपकी ब्रोंक्लियस है। अब यहाँ पे क्या है, ये आगे फर्दर आपके आर्टरी के थ्रू ज्वाइंट करता है एल्वोलाइज को, जिससे आपका जो एयर है, ये कह सकते हो कि भाई आपने ग्रुप में एक, जैसे रोड साइड में जो रेड लाइट एरिया होता है जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह लोग खड़े होते हैं, वहाँ आपने कई लोगों को देखा होगा एक हाथ में बहुत सारे गुब्बारे पकड़े रहते हैं, और वो एक गुब्बारा एक डंडी से ज्वाइंट रहता है और वो उसको होल्ड करके रखते हैं। तो वो जो स्मॉल जो आपकी स्टिक्स वहाँ दिखाई दे रही है, वो आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि ये ब्रोंकाइज है। या पेड़ में अगर देखोगे कि भाई एक टहनी है, उस टहनी से एक छोटी टहनी कनेक्टेड है, उस छोटी टहनी से फिर पत्तियाँ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल प्राइमरी जो लास्ट में जाके आपकी पत्तियों से कनेक्ट हो रहा है, यानी एल्वोलाइज से यहाँ लंग्स के अंदर कनेक्ट हो रहा है, वो जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का यहाँ पे ब्रोंकुलस का जो है वो काम देखने को मिलता है। यहाँ क्या करता है, तो ये आपके एयर सैक में एयर को ईजिली ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। पैसेज का ही पार्ट इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से। अब आ जाते हैं ट्रैकिया पे। अब आर्ट्रिया क्या है, आर्ट्रिया जो है वो आपकी लास्ट ब्रोंकस है, यानी इसके बाद कोई भी टहनी आपको देखने को, यानी जो पाइपलाइन है वो देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद सीधा एल्वोलाइज होगा, जो कि एयर को फिल्टर करने में हेल्प कर रहा होगा, यानी ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहा होगा, ब्लड से मिक्सचर ऑफ गैसेज में और मिक्सचर ऑफ गैसेज से ब्लड में। अब यहाँ पे आ जाते हैं एल्वोलाइज का। एल्वोलाइज में क्या है, तो ये आपका लास्ट बैल्यून पार्ट है। जैसे आपके ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है, एक टहनी है, टहनी से छोटे छोटे अंगूर उसमें कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, ग्रेप्स जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। तो उसी तरीके से हमारे जो एल्वोलाइज है वो लास्ट कनेक्शन पार्ट होता है। अब होता क्या है, जैसे ही एल्वोलाइज में मिक्सचर ऑफ गैसेज आती है, तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज जो हैं वो आप इसके ऊपर कनेक्टेड रहती हैं। यानी जैसे आप देखोगे ग्रेव्स के अंदर, आप कभी ग्रेव्स को लेना, उसको बीच से काटना छोटा सा, तो आपको उसके अंदर बहुत छोटी सी आपको लाइनिंग सी नज़र आएगी। वो लाइनिंग बेसिकली क्या होती है, उस लाइनिंग से उसमें वाटर फिल हो रहा होता है, उसमें न्यूट्रिशन फिल हो रहे होते हैं पेड़ के द्वारा, जो अंगूर का पेड़ होता है उससे, ठीक है, बेल होती है वैसे तो अंगूर की। तो वैसे ही हमारा जो एयर सैक है, जो एल्वोलाइज है, जो छोटी छोटी आर्टरिया के थ्रू कनेक्टेड है, वो क्या करता है, वहाँ पे जैसे ही उसके अंदर आपकी एयर फिल होती है, तो कैपिलरीज जो उस एयर सैक एल्वोलाइज को, एयर सैक को सराउंड किए हुए हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैकेनिज्म जो है वो शुरू करना स्टार्ट कर देती हैं। और वहाँ क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है आपका वेन के थ्रू हार्ट से लंग्स में, वो एग्जिट आउट करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्सचर ऑफ गैसेस में एग्जिट करता है, और सेम टाइम पे ही वहाँ पे ऑक्सीजन जो उसके अंदर प्रेजेंट है मिक्सचर ऑफ गैस में, उसको एंटर कराता है ब्लड के अंदर। ओके, एक पार्ट जो एल्वोलाई के अंदर मैंने अभी नहीं बताया था, वो दोबारा बता देता हूँ। इपिथीलियम, यहाँ पे जो आपकी सेल है या टिश्यू है, वो इपिथीलियम टिश्यू होता है, इपिथीलियल सेल होता है। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है
कि आपके जो एल्वोलाइज है वो किस टिश्यू या सेल का बना हुआ है, तो इपिथेलियल सेल का बना हुआ है, और इपिथेलियम टिश्यू स्क्वायमस इपिथेलियम टिश्यू यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू की खास बात होती है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और अपने साइज से 2-3 गुना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके बाद लंग्स के पार्ट पे। तो लंग्स जो है वो 2 पार्ट में, पिरामिड पार्ट में यहाँ पे कवर्ड है, राइट और लेफ्ट। जो आपका राइट लंग होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड, जिसको हम लोब्स कहते हैं, 3 लोब्स और 2 लोब्स। लेफ्ट वाला 2 लोब्स का एक कारण है हमारा हार्ट जो होता है वो टूवर्ड लेफ्ट होता है, तो उसकी वजह से जो स्पेस एरिया है वो लंग्स को कम मिलता है और वो 2 लोब्स में वहाँ पे देखने को मिलेगा। और राइट वाला जो है वो प्रॉपर है आपका 3 लोब्स में, पिरामिड शेप मतलब कोन शेप का देखने को मिलता है, जैसे आइसक्रीम की कोन होती है उस तरीके का होता है ये। अगर बात करें कवरिंग की, तो इसके अंदर इपिथीलियम की लेयर की कवरिंग होती है। इपिथीलियल सेल, जो कि मैंने बताया था आपको, इनर और आउटर ऑर्गन का सेल का जो पार्ट है वो बनाता है। किसी भी आउटर और इनर ऑर्गन में आपको इपिथीलियल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट की बात करें तो 18 से 20 बार हम लोग सांस लेते हैं पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 18 से 20 बार हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक्सप्रेशन यानी ब्रीद आउट और इंस्प्रेशन यानी ब्रीद इन, जिसको हम लोग एक्सेल और इनहेल भी बोलते हैं। एक्सेल करना यानी ब्रीद आउट करना, इनहेल करना मतलब ब्रीद इन करना। यहाँ पे ब्रीद इन के टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस से हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, ब्लड में ट्रांसफ़र होती है। और एक्सेल यानी एग्जिट आउट करते वक्त क्या होता है कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी में से वापस बाहर निकल रही होती है। और एक पार्ट है, जब हमारे को हाई फीवर होगा उस टाइम पे क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन वो बढ़ जाता है। हमने कोई एक्सरसाइज की हो तब भी बढ़ जाएगा। अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल कम हो तो उस टाइम पे भी देखा जाता है कि हमारी जो ब्रीदिंग टाइमिंग है वो जो है रेस्पिरेशन की वो बढ़ जाती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी जो हमारे बॉडी में बाहर की तरफ रेस्पिरेट हो रहा है वो। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रॉपर एल्वोलाइज कैसे काम करते हैं इसको समझते हैं। अब यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन है वो एल्वोलाइज के अंदर आता है। यानी अब ऑक्सीजन कहाँ पे कैरी हो रहा है, तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन का एक पार्ट होता है। वो हीमोग्लोबिन जो है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है। तो क्या होता है कि जब जैसे ही हम लोग इनहेल करते हैं यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस को एल्वोलाइज के अंदर लेते हैं, तो जो प्रेशर होता है वो आपका एल्वोलाई के अंदर बढ़ जाता है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है उसका ब्लड का प्रेशर जो घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में से ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र होने लगता है और जो हमारे ब्लड से आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑटोमेटिकली आपके किस में होता है, प्रेशर में जो आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस है वहाँ पे एल्वोलाई में एंटर करने लगता है। यानी ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये एल्वोलाई के प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डील करता है। जो ब्लड कैपिलरीज हैं जो एल्वोलाइज में बिल्कुल चिपकी हुई रहती हैं, वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन की हेल्प से ऑक्सीजन को कैरी करना शुरू कर देती हैं जो मिक्सचर ऑफ गैसेस में प्रेजेंट है, और दूसरी तरफ सेम टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना भी शुरू कर देती हैं। अब इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो अब यहाँ पे हमारे लंग्स के द्वारा हमारे ब्लड में बहुत अच्छी से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी गई। अब वो गया हार्ट में, हार्ट से उसने क्या किया, बॉडी को सप्लाई करना शुरू किया। अब जब बॉडी को सप्लाई करना शुरू किया तो हमारे जो सेल है उसको अगर हम लोग ये बोलें कि भाई हमारे बॉडी में 3 यूज़फुल प्रोडक्ट चाहिए, कौन से चाहिए, तो सॉलिड में आपको मिनरल्स चाहिए होते हैं, फैट चाहिए होता है, लिपिड चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, अलग अलग ये सब सॉलिड प्रोडक्ट से मिलता है हमें, चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में हो। अगर गैसियस यूज प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा ऑक्सीजन जो है जो लंग्स के द्वारा हमें मिल रहा होता है, तो वो क्या करता है, जैसे ही भाई मान लीजिए हमारे बॉडी में हर जगह सेल प्रेजेंट है, ठीक है, अब हर जगह सेल प्रेजेंट है तो वहाँ उसको मैकेनिज्म करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए। तो वहाँ पे जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन के थ्रू जो ब्लड आ रहा है, जो लंग से आया आपके हार्ट में और हार्ट से बॉडी में जा रहा है, तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को उस पर्टिकुलर सेल के द्वारा वहाँ यूटिलाइज़ किया जाता है, पूरी बॉडी में भेजा जाता है यूटिलाइज़ होने के लिए, और वहाँ से फिर अगेन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसी ब्लड के फॉर्म में वापस से किसको, हार्ट को भेजा जाता है, हार्ट से फिर लंग्स को भेजा जाता है। तो ये एक कंप्लीट रेस्पिरेशन साइकिल इंटरनल और एक्सटर्नल इस तरीके से वर्क करती है। इंटरनल कैसे वर्क कर रही है, तो लंग्स से जो प्योर ब्लड आ रहा है आर्टरी के थ्रू वो आपके पूरे बॉडी में मूव कर रहा है, सेल के द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है ऑक्सीजन,
और उसको फिर जब वो यूटिलाइज हो जा रहा है तो फिर वो वेन के द्वारा आपके बॉडी में वापस से हार्ट में, बॉडी से हार्ट में और हार्ट से लंग्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये हो गया इंटरनल। और एक्सटर्नल में क्या था कि आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है वो एल्वलाइज के अंदर आ रहे थे, वहाँ पे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा था वो आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहा था, और जो मिक्सचर ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो एयर सैक के द्वारा एल्वलाइज में एंटर कर रहा था, और ये एटमॉस्फेरिक चेंज ऑफ प्रेशर की वजह से हो रहा था। अब यहाँ पे एक एरो डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझते हैं कि जो आपका रेस्पिरेशन है वो कैसे चलता है। तो डायग्राम है जिसमें ब्रोंकस एंड ब्रोंकुलर ट्रीज जो है वो दिखा रहा है। तो सबसे पहले ट्रैकिया है, फिर आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई है, फिर आपका टर्शरी ब्रोंकाई है। ये तो अभी आपका चल रहा है पाइपलाइन के अंदर, पाइपलाइन मतलब स्टेम के अंदर एक तरीके से। फिर ब्रोंकोलस आ गया, फिर आपका उसके बाद आता है, फिर आ जाता है आपका टर्मिनल ब्रोंकस। ये आपकी क्या है, तो ये आपकी जैसे पेड़ में टहनियाँ होती है ना, उस तरीके से ये ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा है कि आपका किस तरीके से लंग्स के अंदर ब्रांचेस में कवर कर रहा है आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ब्रोंकस का क्या है, सबसे पहले ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया मतलब एक जो विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं। फिर वो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, फिर वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और टर्शरी यानी राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में जाने के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में वो डिवाइड हो गया। उसके बाद आपका ब्रोंकुलस हो गया, ब्रोंकुलस के बाद आके आपका टर्मिनल ब्रोंकाइज हो गई, जो कि बिल्कुल छोटी छोटी टहनी जो कि लास्ट में एल्वोलाइज के साथ आपकी जुड़ी हुई हैं। राइट और लेफ्ट लंग की यहाँ बात कर लेते हैं। तो अपर लोब में जो है आपका राइट और लेफ्ट, यहाँ चार्ट में आप देख सकते हो, एक राइट का दे रखा है और एक लेफ्ट का दे रखा है। अपर लोब की बात कर रहे हैं, फिगर नंबर 1.1.6 की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला अपर लोब में एपिकल है, उसके बाद पोस्टीरियर और एंटीरियर। ठीक है, ये तीन पार्ट में आपका अपर लोब डिवाइडेड है। वहीं लेफ्ट लंग में आपका एपिकोस्प्रोटीरियर, ये सिर्फ दो पार्ट में, और एंटीरियर ये दो पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पे। उसके बाद आपका मिडल लोब की बात करें तो लेटरल और मिडल, राइट वाला जो है वो डिवाइडेड है। उसके बाद यहाँ पे मिडल का कोई पार्ट नहीं होता लेफ्ट वाले में, सीधा सुपीरियर लिंगुअल और इन्फीरियर लिंगुअल, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। फिर लोअर लोब में यहाँ पे राइट वाले में कोई पार्ट नहीं होता है, सिंगल एक ही है आपका जो सुपीरियर यानी एपिकल के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ लोअर लोब में आपका एपिकिलस सुपीरियर, सेम चीज़ है, यहाँ पे दोनों का कॉमन आ जाता है। फिर एक मिडल यहाँ पे है जो मिडलाइन बेस होता है, कार्ड्रिक बेस भी कहते हैं जिसको। यहाँ पे अभी डायग्राम के हेल्प से भी ये पॉइंट आप जो है प्रॉपर समझ पाओगे। इसमें नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ राइट और लेफ्ट में 1 2 3 4 जो दिया हुआ है, ये नाम दिए हुए हैं इसके, आप आराम से यहाँ से भी देख के इसको समझ सकते हो। इम्पॉर्टेंट है, इसको बना भी लेना आप। फिर उसके बाद आपका लास्ट में 8 9 और 10 वाला जो पार्ट है, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल और पोस्टीरियर बेसल, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे डायग्राम में आप देखोगे तो आपका राइट मेन जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ट्रैकिया वाला पार्ट है, कलर कर रहा हूँ मैं, ये आपका मेन ट्रैकिया वाला पार्ट हो गया, येलो कलर से मैंने यहाँ डायग्राम में कलर किया हुआ है। उसके बाद पिंक कलर से जो है हमने इस तीन पार्ट को आपके डिवाइड कर दिया है। जो कि आपका राइट अपर, राइट मेन और राइट मिडल, तीन पार्ट में आप जो है आपका ब्रोंकुलस जो है वो डिवाइड कर रहा है। फिर लेफ्ट लोअर और राइट लोअर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये सब जो 1 2 3 4 नंबरिंग दी हुई हैं, ये जो हमने अभी लेबलिंग पढ़ी थी, ये उस लेबलिंग वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आप जब ये डायग्राम बनाओगे अपनी नोटबुक में, तो उस टाइम पे ये 1 2 3 की जगह आपको प्रॉपर मेंशन करना है। तो ये था आपका चार्ट शोइंग जो है यहाँ पे कि किस तरीके से आपका जो पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट जो है वो डिवाइडेड है यहाँ पे, ब्रोंकस और ब्रोंकाइस का, साथ में ब्रोंकुलस का।
आगे बढ़ते हैं। फ्लो चार्ट शोइंग द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी, किस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो मूव कर रहा है, इसको समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल वे में समझाया हुआ है। जो आपका ऑक्सीजन है वो एंटर करता है बॉडी में किसके हेल्प से, तो आपके नेज़ल और माउथ की हेल्प से एंटर करता है। उसके बाद आपका फेरिंग्स जो पार्ट है वो क्या करता है, फेरिंग्स जो है आपकी बॉडी में कॉमन पाथवे है जहाँ पे आपका खाना और पानी दोनों एंटर कर रहा होता है और यहाँ पे अलग अलग ओपनिंग भी रहती है। उसके बाद फिर आपका एपिग्लॉटस है जो कि डिवाइड करने का काम करता है, डोर क्लोजर का काम करता है। जब आप खाना खा रहे हो, स्वॉलो कर रहे हो, तो आपके फूड पाइप को, ऑइसोफेगस को ओपन करेगा, और जब आप सांस ले रहे हो तो आपके ट्रैकिया यानी विंड पाइप को ओपन करता है। उसके बाद आपका लैरिंग्स है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो कि क्या करता है कि हमारे साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अंदर लैरिंग्स के अंदर मल्टीपल मसल्स होती हैं जो कि एक फिक्स फ्रिक्वेंसी, फिक्स रेशियो, फिक्स प्रेशर पे जब साउंड रिलीज करती है तो हमारा क्या होता है, आवाज़ प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हमारी वॉइस प्रोड्यूस करने में टंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा नहीं है कि खाली लैरिंग से ही आपका जो है वॉइस प्रोड्यूस हो रहा होता है। यहाँ पे अगर आप जीभ पकड़ के बोलने की कोशिश करोगे तो साउंड जो है वो प्रॉपर क्लियर नहीं आएगी, एक अजीब सी अलग तरीके की साउंड आएगी। ठीक है, वहीं पे आ जाते हैं फिर ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है, तो आपका अब यहाँ से जो मेन विंड पाइप है वो शुरू होता है। फिर ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंकोलस है। ब्रोंकाई जो है राइट और लेफ्ट में कन्वर्ट होते हैं। फिर आपके लास्ट में एल्वेलाइज हैं। एल्वेलाई के बाद जो है आपका मेन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किया जाता है कैपिलरी के द्वारा। फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में आ जाता है, यानी इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, जो कि क्या होता है कि यहाँ से आपका अभी जो था डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो चुका है। अब सेल के द्वारा उसको बॉडी में यूटिलाइज किया जाएगा। तो हार्ट के द्वारा, वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड को पूरी बॉडी में और बॉडी से लंग्स में। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे सेल्स को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जिस जिस सेल को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड अपने काम में, वो अपना ऑक्सीजन कैरी करते हुए, यानी आर्टरी में से ऑक्सीजन कैरी करते हुए उसको यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, और उसको फिर जो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट, गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस हुआ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वापस ब्लड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे वो फिर से फिल्ट्रेशन के लिए हार्ट की हेल्प से, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हेल्प से एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट में चला जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा क्लियर हुआ होगा। 2 पार्ट में ये लेक्चर डिवाइड किया गया है। दोनों पार्ट को बिल्कुल ध्यान से देखें। डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम बनाना है और साथ में पार्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। इंटरनल और एक्सटर्नल में 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी है आपके। इसमें सेल कितने टाइप के, कौन सा सेल इसमें प्रेजेंट रहता है, उसकी नेचुरल स्टेट क्या होती है, किस तरीके से वो एक्सपैंड करता है, किस तरीके से रिलैक्स करता है, कौन सा मसल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है आपके एक्सेलेशन के लिए, जो कि डायफ्राग्राम का पार्ट मैंने आपको बताया था। इंटरनल और एक्सटर्नल में फिर नेजल कैविटी में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, आपका प्राइमरी में कहाँ पे कौन सी ओपनिंग्स रहती है, ये सारा आपको देखना है। कीप स्टडिंग। थैंक यू।